हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम का एक शेर है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब देखिए, सुबह और शाम का होना ज्योग्राफिकल इवेंट है। बचपन से लेकर अभी तक विभिन्न जो भूगोल की कक्षाएं हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि क्यों होती है सुबह और क्यों होती है शाम। भारत की बात की जाए तो भारत में सुबह शाम को हम जब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो घड़ी के हिसाब से देखते हैं। वो जो घड़ी है वो चलती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST के हिसाब से। ये IST जो भारत का है ये ग्रीनविच यानी कि GMT से कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यानी कि हम GMT ठीक है +5:30 पे ऑपरेट करते हैं कई बार से। और मैंने खुद अपने वीडियो में डिस्कस किया है इस बात को कि ये जो भारत का IST है, इश्यूज होते हैं इससे भारत में, है ना। हम बात करें कि अपने ईस्ट और अपने वेस्ट के बीच के डिफरेंस की बात करें तो 2 से ढाई घंटे का जो डिफरेंस होता है उससे बहुत से इश्यूज आते हैं, बिजली का खर्चा बढ़ता है। तो कई सॉल्यूशन भी समय समय पर प्रस्तावित किए। कुछ वर्षों पहले 2 स्टैंडर्ड टाइम्स की बात की गई थी, वो थोड़ा रैशनल लग भी रहा था, तार्किक लग भी रहा था, लेकिन उस पर काम नहीं हो सका क्योंकि बहुत सी दिक्कतें थी। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो वर्तमान में जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं उसको बदल के हम अगर दूसरी यानी कि महादेव स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, जो उज्जैन से होकर जाती है, जो आदिकाल से टाइम का और इस प्रकार की जो भौगोलिक गतिविधियां थी उनका केंद्र रहा, तो बड़ा बढ़िया रहेगा। अब इसको लेके एक डिबेट शुरू हो गई है कि ये कितना सही कितना गलत है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आज जिस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको भूगोल, विज्ञान और इकोनॉमी इन तीनों पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि कहा क्या गया, उज्जैन को लेके क्यों कहा गया, क्यों उज्जैन इस केंद्र में है ना। भारत जो सिंगल टाइम जो IST इस्तेमाल करता है उसका क्या तर्क है, चीन भी इस्तेमाल करता है और चीन कुछ अन्य तर्क देता है, हम उन तर्कों पे भी जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर भारत में डुअल टाइम की बात कर लें, हम 2 स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लें तो क्या परिवर्तन होगा, और अगर जो महाकाल स्टैंडर्ड टाइम है इसके आने से भी क्या बदलाव होगा, और कितना फिजिबल है, कितना ये भारत के लिए ये ग्राह्य हो सकता है। इन सब एंगल्स पे हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, बताता चलूं कि ये जो PDF है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास लिंक पे प्राप्त होगा। ठीक है, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप इट्स विकास लाइव सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हुआ क्या कि अभी हाल ही में यानी कि अप्रैल में 2026 की बात है, उज्जैन में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम नाम से एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। द मास्टर ऑफ टाइम नाम से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब इसमें जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, GMT है, उसको हटाने का समय आ गया है। महाकाल स्टैंडर्ड टाइम यानी कि MST उसको लाने का समय आ गया है ना। चूंकि उज्जैन की अगर बात की जाए, क्यों उन्होंने उज्जैन की बात की, क्योंकि पहले से भी जब हम भारत के एंशियंट हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां पे जितने भी खगोलीय गतिविधियां या खगोलीय किताबें लिखी गई या जो खगोलीय कार्य हुआ करते थे, उनका केंद्र रहा था उज्जैन। तो उन्होंने कहा कि उज्जैन को विश्व के में समय गणना के मूल केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए। अच्छा, दृष्टिकोण क्या है उनका? दृष्टिकोण यह है कि उज्जैन को वैश्विक धर्म एवं विज्ञान की नगरी के रूप में विकसित किया जाए और मीनवाइल जो महाकाल स्टैंडर्ड टाइम है यानी कि MST है, हम उसको लागू कर दें। ठीक है, थोड़ा सा पहले आ जाते हैं इसका जो ये चीजें डिसाइड कैसे होती, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मूल सिद्धांत क्या है, हम सबको पता है कि जो पृथ्वी है अपने धुरी पे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमती है तो जब आप 360 में 24 का भाग देंगे तो आपको 15 डिग्री आएगा। तो इसको डिवाइड ऐसे किया गया कि एक स्टैंडर्ड एक मीन एक ये ग्रीनविच से होती हुई एक रेखा मान ली गई। अब उस रेखा के इधर हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस है ना, हर 15 डिग्री पे एक, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 15 पछे 75 और 15 छक्का 90। ठीक है, तो 15:75 से 90 के बीच में जो बीच का समय है यानी कि 5:30 का समय है वो भारत को अलॉट किया गया। ठीक है, वो भारत के लिए अलॉट किया गया। तो ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक है हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो बढ़ाया गया, और ग्रीनविच से आगे यानी कि पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस में बढ़ता जाएगा और पीछे की ओर जाएंगे तो माइनस की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, संपूर्ण विश्व 24 प्रमुख समय क्षेत्रों में विभाजित है। ग्रीनविच के
प्लस वाले साइड में 12 और नेगेटिव वाले साइड में 12। ग्रीनविच जो 0 देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। तो ये चीजें आपने भूगोल की कक्षा में जरूर पढ़ी होंगी, है ना। मैंने बस बेसिक्स क्लियर करने के लिए बता। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं। जैसे अब जीएमटी की बात करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, कुछ डेफिनेशन है। हालांकि अपने हर पीडीएफ में मैं प्रमुख शब्दावलियों को रखता हूं, लेकिन इसको थोड़ा समझा भी देता हूं। इंग्लैंड के ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर आधारित 1884 में प्राइम मेरिडियन के रूप में इसको मान्यता मिली, है ना। यूटीसी यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, इसकी बात कर ली जाए तो परमाणु घड़ियों पे आधारित ये एडवांस्ड वर्जन है इसी का, ठीक है, जो इंटरनेट, जीपीएस और उड्डयन में इसका बड़ा यूज किया जाता है। आप सबको पता है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82 डिग्री 33 मिनट्स जिसकी बात करते हैं, यानी कि 82 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर जो मिर्जापुर पे आधारित रेखा है, मिर्जापुर से जा रही है, वो भारत का स्टैंडर्ड टाइम वहां से निर्धारित होता है। और बात की जाए सर्काडियन रिदम, यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारे शरीर की क्लॉक होती है, सूर्योदय सूर्यास्त से नियंत्रित होती है। यही होता है ना कि जब आप कहीं दूर जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपको जेट लैग हो गया, वो दरअसल ये जो सर्काडियन रिदम होता है, ये आपका जो होता है ये अफेक्ट हो जाता है वहां पे। तो ये डेफिनेशन बताना इसलिए जरूरी था कि आप इसके आगे जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उज्जैन के बारे में कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट उज्जैन। देखिए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, ये सभी जितने भी खगोलविद थे, इनकी गणनाओं के केंद्र में उज्जैन रहा हमेशा से, है ना। अच्छा, बात की जाए तो एक बड़ी फेमस किताब है सूर्य सिद्धांत की, ठीक है, और इनका नाम जुड़ता है लता देव से। ऐसा माना जाता है कि लता देव जो है वो स्टूडेंट थे किसके, आर्यभट्ट के। तो इस ग्रंथ में उज्जैनी को, यानी कि जो सूर्य सिद्धांत है जो 5वीं शताब्दी की ग्रंथ है, उसमें उज्जैनी को लंका उज्जैनी मेरिडियन तत्काल शून्य देशांतर माना गया था, है ना। और क्या है, उज्जैन कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है उस पे अवस्थित है। इसको ही, यानी कि जो यहां से जो रेखा जाती थी, इसके कारण इसको प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से भूमध्य रेखा कहा गया या उसका केंद्र कहा गया, ठीक है। इसको यामुत्तर रेखा भी कहा गया। अब ये आधार है जिस आधार पे भारत के शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि उज्जैन को केंद्र माना जाना चाहिए। लेकिन वो जब उसको बता रहे थे तो एक गलत फैक्ट भी बता गए। वो ये था कि उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा उज्जैन में मिलती है। अब अगर आप इस इमेज को देखें तो ये रही आपकी, यहाँ पे देखा जाए तो कर्क रेखा है और ये है आपकी भूमध्य रेखा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। और अगर भूगोल के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को हम सत्य माने, जो कि सत्य है भी, तो ये भविष्य में कभी भी नहीं मिलेगी। तर्क ये कहता है कि इनको कभी नहीं मिलना है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो फैक्ट है, जो मंत्री जी ने कहा, शायद उन्होंने प्राचीन मेरिडियन के हिसाब से कहा होगा, क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे तो फैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जो 23.5 है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता था। इसमें शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, शायद ये हो सकता है। अगर वो है तो चलो फिर भी मान सकते हैं, पर वर्तमान भूमध्य रेखा और कर्क रेखा समानांतर रेखाएं हैं, ये तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत में जो आईएसटी है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता से पहले क्या था कि बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अलग अलग समय क्षेत्र थे, अलग अलग टाइम जोन्स थे, है ना। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने 82.30 डिग्री, जो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर पे आधारित जो रेखा है, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना की। उन्होंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, आईएसटी हो जाएगा। 1947 की, यानी कि स्वतंत्रता की बात करें तो राष्ट्रीय एकता, रेलवे संचालन और प्रशासनिक सुधार, हर एक चीज को एकदम एक घड़ी के हिसाब से संतुलित करने के लिए और बेहतर रूप से चलाने के लिए इसी आईएसटी, यानी कि यूटीसी 530, यानी कि आप जीएमटी 530 कह सकते हैं, इसको स्थापित किया गया, इसको अपनाया गया, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है, 2024 के जो लीगल मेट्रोलॉजी जो रूल्स द्वारा भी आईएसटी को पुनः वो क्लियरेंस मिल गई कि हाँ, ये भारत का एकमात्र आधारित समय के रूप में इसकी पुनः पुष्टि हो गई है। मतलब जो लास्ट पुष्टि हुई, इस हिसाब से यही जीएमटी 530 जो है, यही भारत का आधिकारिक समय है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के देशांतरी विस्तार को देखा जाए तो हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगभग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम विस्तृत हैं, है ना। यानी कि गुजरात में जो सुबह की शुरुआत होती है और जो असम में सूर्योदय होता है, उनमें
ठीक ठाक डिफरेंस होता है। असम में लगभग 4:30 बजे के आसपास होगा, क्योंकि वो पूर्व में है तो वहां पे पहले सूर्य उगेगा, पश्चिम में बाद में उगेगा। तो ये जो 2-2.5 घंटे का गैप है, इसके कारण इशू ये होता है कि बिजली की बहुत बर्बादी होती है, क्योंकि वहां सुबह भले जल्दी हो जाए पर ऑफिस तो 10 बजे खुलेगा, और वहां पे शाम भले जल्दी हो जाए पर ऑफिस तो 6 या 7 बजे बंद होगा। तो ये जो 2-2.5 घंटे, क्योंकि 4 बजे तो 4:30 बजे सूरज उग रहा है तो 4-4:30 के आसपास डूब भी जाएगा, 1.5-2 घंटे जो एक्स्ट्रा बिजली जा रही है उसका हमेशा से आईएसटी को लेके ये क्रिटिसिज्म रहा है ना। तो देखिए, अब क्या है कि इससे ऊर्जा की भारी बर्बादी होती है, और जो वहां के निवासी हैं उनके सर्काडियन रिदम पे भी असर आता है। अब अगर आप जैसे मैं ये वीडियो दिल्ली के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर पूरी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक दिल्ली के हिसाब से है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाते हैं, तो यूं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उनके हिसाब से उठने और सोने लगे तो आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत लेट पे सोते हैं। तो इस कारण ये सर्काडियन रिदम पे भी इस पे असर पड़ता है। चलिए, मैंने चीन का केस इसलिए लिया है यहाँ पे, जो आप पीछे देख सकते हैं, इसको इसलिए बात कर लेना चाहता हूं क्योंकि अक्सर चर्चा होती है कि चीन और भारत के बीच की जो बात होती है कि क्यों ये एक वन सिंगल स्टैंडर्ड टाइम को ये फॉलो करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, चीन के साथ बात की जाए तो चीन का एकल जो समय क्षेत्र मॉडल है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, जो चीन का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है, लगभग 5,000 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है लगभग 5,000 किलोमीटर है। कायदे से देखा जाए तो जो प्राकृतिक समय के हिसाब से जो 5 अलग अलग समय क्षेत्र हैं उनमें डिवाइडेड है। 1949 में जो माओ थे, यानी कि माओ से तुंग थे, उन्होंने केंद्रीकरण करने के लिए पूरे देश के लिए, मतलब पूरे चीन के लिए बीएसटी यानी कि बीजिंग स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, उसको लागू किया वहां पे। अब क्या है कि शिंजियांग में एक विसंगति क्या है, थोड़ा सा इसको मैंने स्पेसिफिकली कुछ विषयों को डाला है क्योंकि आपको पता चले कि कुछ और एंगल आ सकते हैं। जैसे अब है क्या कि पश्चिमी चीन सर्दियों में सूर्योदय बीजिंग समय के अनुसार सुबह 10 बजे के बाद होता है। स्थानीय उइगर निवासी अनौपचारिक रूप से शिंजियांग समय का पालन करते हैं, जो बीजिंग से 2 घंटे पीछे है। अब देखिए, कहने को तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, वो कोई कैलेंडर में तो बदलते नहीं, लेकिन चूंकि इनको लगता है कि हमारी लाठी और हमारी भैंस, तो ये अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो बीजिंग के हिसाब से चल रहा है, हम उसको ही फॉलो करेंगे और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ये कई बार इसको आतंकवाद निरोध से भी जोड़ते हैं कि भाई वहां पे जो आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियां हैं, हम उनको रोकना चाहते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये नियंत्रण के रूप में समय है। ठीक है, अब क्या है कि जो पीएलए है, ठीक है, और जो पीएपी है, यानी कि वहां की जो सेना है, उनकी तैनाती में कार्रवाइयां बीजिंग समय पर संचालित होती हैं, जिससे देशव्यापी रियल टाइम नियंत्रण सुनिश्चित होता है ना। एआई आधारित सीसीटीवी और चेक पोस्ट नेटवर्क एकल समय जो नेटवर्क है उस पर काम करते हैं, तो वहां पे बेहतरी होती है। ठीक है, स्थानीय शिंजियांग समय को बीजिंग अलगाववाद का प्रतीक माना जाता है, एकल समय केंद्रीय संस्कृति थोपने का सूक्ष्म उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट क्या है कि जो शिंजियांग समय है उसको कहा जाता है कि ये हमसे बगावत क्यों कर रहे हैं समय के हिसाब से। हमने कह दिया कि बीएसटी को फॉलो करो, तो व्हाई डोंट यू गाइस फॉलो बीएसटी। दिस इज वन थिंग कि यहाँ पे थोपा जा रहा है। द अदर थिंग, मैंने कोई 1 महीने पहले करंट अफेयर्स का वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से चीन में एक सिंगल संस्कृति, सिंगल भाषा और सिंगल जिसे कहते हैं हर प्रकार से उसको थोपा जा रहा है कि आप ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, यू शुड फॉलो दैट कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज एंड इवन द कॉमन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये एक प्रकार से हमेशा चीन फोर्स करता आया है कि नहीं, तुम तो वैसे भी गुलाम हो, तुम अपनी जो स्टैंडर्ड टाइम या अपनी भाषा, अपने कल्चर को कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब चीन का मॉडल मानवता के विरुद्ध अपराध और दमन पर आधारित है। भारत जैसे बहुलवादी लोकतांत्रिक देश के लिए निश्चित तौर पे ये मॉडल उपयुक्त नहीं है और भारत कभी इसकी बात भी नहीं करता है। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा जीएमटी को क्या बदला जा सकता है, इसमें थोड़ा सा एक बार कुछ इफ्स एंड बट्स उस पर बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति क्या कहती है परिवर्तन में बाधाएं के लिए, कि 195 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आईटीयू बीपीएम की सहमति व्यावहारिक रूप से असंभव है, वो नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं तकनीकी निर्भरता। वैश्विक जीपीएस प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय विमान और समुद्री नेविगेशन पूरी तरीके से यूटीसी और जीएमटी पर निर्भर है। मतलब आपका मोबाइल से लेके आपकी जो फ्लाइट्स हैं सब, क्योंकि आप भारत में उड़ा लो अपने टाइम के हिसाब से, बाहर जाओगे तो आपको जो स्टैंडर्ड टाइम है, जीएमटी है, यूटीसी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा ना गुरु। तो इस कारण ये बड़ा प्रैक्टिकल तो नहीं है। ठीक है, डेटाबेस संशोधन, विश्व के सभी मानचित्रों और नेविगेशन डेटाबेस को स्क्रैच से वापस से बनाना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि भारत को एक अपने हिसाब से पूरे विश्व के लिए सेट करना पड़ेगा, और जितने भी विश्व से आने वाले विमान हैं उनको बताना पड़ेगा गुरु हम इसको फॉलो करते हैं, इस हिसाब से एंटर कीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी कंफ्यूजिंग।
तो पॉसिबल तो ऐसे है नहीं। अच्छा, व्यवहारिक विकल्प क्या है सॉफ्ट पावर की? एमएसटी को वैश्विक समय प्रणाली में थोपने के बजाय उज्जैन को यूनेस्को विश्व धरोहर और भारतीय समय की ऐतिहासिक उत्पत्ति के रूप में एक सॉफ्ट पावर की तरह प्रसारित किया जाए। कि आप क्या चाहते हो कि जो उज्जैन का गर्व है वो बना रहे, है ना? और हमारा जो ये टाइम स्ट्रक्चर है ये भी चलता रहे। तो मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा एक समाधान तो यहाँ पे है हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री साहब ने बोला है, शायद वो इस डायरेक्शन में ना सोच रहे हों। चलिए, वैज्ञानिक समाधान की बात कर लें तो सीएसआईआर एनपीएल ने एक आईएसटी सेकंड का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि एक आईएसटी फंड जो हो ये यहाँ पे हो, ठीक है, जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 89 डिग्री 52 ईस्ट का शेष भारत के लिए, यहाँ के लिए हो, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा वाला हो, ये सेकंड वाला जो आप देख सकते हो, ये वाला जो हो, ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हो। इन्होंने कहा कि 2 स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाए, एक ये जो उज्जैन से जा रहा है, दिस इज फर्स्ट, एंड द अदर वन जो मिर्जापुर वगैरह से जा रहा है वो सेकंड, उसको कर दिया जाए। अच्छा, इससे लाभ क्या क्या है? लाभ ये है कि प्रतिवर्ष 2 से 2.3 से 2.7 अरब यूनिट जो बिजली है उसकी बचत होगी। और क्या है कि जो जो सर्काडियम रिदम की बात कर रहा हूँ, जो फिजिकल वर्क एथिक्स की और फिजिकल वर्क कन्वीनियंस की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हमने लिखा ना कि पश्चिम बंगाल असम सीमा को विभाजन रेखा माना गया है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये तब भी कहना था कि कहीं इसके कारण भारत और ज़्यादा न कट जाए। वैसे भी जो हम चिकन नेक की बात करते हैं वो वैसे ही खतरे पे है। तो ठीक है, इसके साथ फायदे तो हमने देखे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अदर इफेक्ट्स भी हैं। कुछ और चुनौतियों पे बात कर लेते हैं। पहला, रेल से रिलेटेड चुनौतियां। अगर हम इस प्रकार से चीजें करेंगे तो लगभग 1,35,000 किलोमीटर का भारत का जो ट्रैक है और लगभग जो 13,000 ट्रेनों का विशाल नेटवर्क है, ये पूरा जीएमटी यूटीसी पे चलता है। बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे बदलाव करना पड़ेगा तब संभव हो पाएगा। रेलवे की सिग्नलिंग पूरी तरीके से सुचालित नहीं है, मानवीय नियंत्रण पर निर्भरता है, वहां पे भी कंफ्यूजन आएगा। सीमावर्ती स्टेशनों जैसे कूच बिहार, अलीपुरद्वार, इनमें अगर ट्रेन की टाइमिंग बदलेगी तो गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और आप 5 साल 10 साल पढ़ाएंगे तब जाके जो लोग मैनेज करते हैं रेलवे ट्रैफिक को वो शायद कर पाएं, वरना कहीं भी कंफ्यूजन हुआ तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, एटीसी की अगर बात करें, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, पूरा विश्व एक एटीसी के हिसाब से चलता है, वरना तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ विमान भरते रहेंगे। अब क्या है, ये पूरा यूटीसी पे काम करती है, पता है। घरेलू उड़ानों के लिए डीजीसीए को संपूर्ण शेड्यूलिंग प्रणाली बदलनी होगी और अन्य जो विदेश के जो विमान है जो हमारे एयर क्षेत्र को यूज करते हैं उनको भी समझाना होगा, बताना होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अच्छा, 2 समय क्षेत्रों के बीच उड़ान भरने पर घरेलू एयर ट्रैफिक समन्वय अत्यंत जटिल हो जाएगा। तो अभी तो हम एक की बात कर रहे थे महादेव वाले की, 2 आ जाएगा तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि तुम्हारा या हमारा। इस पे बड़ा कंफ्यूजन पहले भी क्रिएट होता आया है। कुछ और दिक्कतें हैं, जैसे जैसे बीएसई एनएसई की जो सेंसेक्स वगैरह की बात करते हैं, शेयर मार्केट है ना, इसकी जो कारोबारी समय सारणी में विसंगति आएगी, है ना। आरबीआई की मौद्रिक नीति और जो आरटीजीएस नेफ्ट क्लियरिंग, ये सब इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम वही यूटीसी वगैरह को फॉलो करते हैं, इसमें दिक्कत आएगी। उत्तर पूर्व के बैंकों के कार्य घंटे राष्ट्रीय ग्रिड से अलग हो जाएंगे। एंड देन अगेन जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, जहां पे खर्चा बढ़ेगा वो सामने दिखेगा, है ना। इसके अलावा इंटरनेट सर्वर, मोबाइल नेटवर्क, ई गवर्नेंस, डिजी लॉकर, यूआईडीआई, जितने भी टाइम स्टैम्प से रिलेटेड है, मोबाइल में आप एंड्रॉइड 530 देखते हैं, आप आईफोन में देखते हैं, ये सब बदलेंगे तो बड़े स्तर पे वहां पे भी प्रॉब्लम्स आएगी। साइबर हमलों के दौरान फॉरेंसिक ऑडिट के समय जो मिलान है कि वहां पे कब हमला हुआ, उनके हिसाब से क्या हुआ, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, जो बार बार घड़ी मिलाने का इशू है ना, वो भी बड़ा दिक्कत वाली है। इसके अलावा विपक्षी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता, अलग समय क्षेत्र, उत्तर पूर्व में अलगाववाद, यही मैंने बता रहा था, यहाँ पे मैं बता रहा था, ये अलगाववाद को भी कहीं ना कहीं जन्म देगा, है ना। चलिए, 2002 और 2019 की सरकारी समितियों द्वारा रणनीतिक कारणों से यह प्रस्ताव पूर्व में अस्वीकृत किया जा चुका है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लॉजिस्टिक्स, भारत जैसे देश में 150 करोड़ की आबादी है, ऐसे ही 50 समस्याएं मुंह खोल के खड़ी हुई हैं। हम पहले उन समस्याओं को सुलझाया जाए, फिर इस पर बात की जाए, ठीक है। चलिए, थोड़ा और देख लेते हैं। अगर एक कंपैरिजन देख लिया जाए तो जो एकल समय क्षेत्र है प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा मजबूत करेगा। ये खतरा तो नहीं है, लेकिन सावधानी से लागू करने की जरूरत है। अच्छा, ऊर्जा पर्यावरण की बात की जाए तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बिजली की मतलब बर्बादी होती है। जो एक आईएसटी है जो है ना, यहाँ पे लगभग मैंने बताया कि 2.7 अरब यूनिट बच सकता है अगर हम 2 समय क्षेत्र की बात करें, है ना। रेलवे लॉजिस्टिक्स, निश्चित तौर पे सुरक्षित निर्बाध आसान प्रबंधन, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य उत्पादकता,
गंभीर सर्काडियम असंतुलन, मैंने बताया कि आप वहां के हिसाब से उठना और लेटना शुरू करेंगे, 1-2 महीना तो लगेगा आपकी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए। तो यहाँ पे तो खैर इस प्रकार की चीजें नहीं है, लेकिन अन्य प्रकार के जोखिम है, अन्य प्रकार के अनुकूलित स्वास्थ्य वगैरह इश्यूज को आप देख सकते हैं वहां पे। प्रशासनिक समन्वय, केंद्र राज्य संचार अत्यंत सरल है यहाँ पे, जो अभी चल रहा है। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, मतलब कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। बस एक जो प्लस है वो सर्काडियन रिदम को लेके, यानी जो बॉडी क्लॉक को लेके, वो वहां पे थोड़ी सी राइट टाइम हो जाएगी, यहाँ पे राइट टाइम नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए चलिए तो कुछ है। पहला विकल्प है कि आईएसटी को यूटीसी +6 पर शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, संपूर्ण देश की घड़ियां 30 मिनट आगे हो जाएंगी। उत्तर पूर्व को लाभ होगा, लेकिन पश्चिमी भारत गुजरात में फिर सर्दियों की सुबह 9 बजे तक अंधेरा रहेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, है ना। मतलब आप एक को फायदा देंगे तो अगले को नुकसान होगा ना, तो उधर बढ़ाओगे तो इधर वाले को नुकसान होगा। अच्छा, अगला है कि डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी की बात कर ली जाए। गर्मियों में घड़ियां आगे कर देना, जो यूएसए में फॉलो किया जाता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में दिन रात की अवधि में ज्यादा अंतर नहीं होता, अतः बहुत उपयोगी नहीं है। अगर ज्यादा अंतर होता 15 घंटे 16 घंटे का, तो मैनेज किया जा सकता था। अगला क्या है, स्थानीय कार्य समय में बदलाव। सर्वश्रेष्ठ विकल्प यही है क्या कि प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 मॉडल उस समय फॉलो किया जाता था। आप याद कीजिएगा, असम में इस पे बहुत बार, मतलब जब असम को संगठित किया जा रहा था और इस प्रकार के जो प्लांटेशन टी वाला जो लेबर मॉडल है इसको फॉलो कराया जा रहा था, तो इस पर बहुत बात की गई थी। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, खासकर आज़ादी के बाद का, तो इस पर बड़ा डिस्कशन हुआ है। इसका क्या है कि घड़ियां बदले बिना उत्तर पूर्व के कार्यकाल स्कूल का समय 9 AM की बजाय 7:30 AM कर दिया जाए। सबसे बेहतर है कि भाई टाइम क्यों ही 10 से 6 रखना, कर दो, कम कम कर दो उसको, 7 कर दो, 7:30 कर दो 3 घंटा कम। ये सबसे बेहतर फायदा है। पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम बदलने से अच्छा है कि वहां का लोकल टाइम में थोड़ा परिवर्तन कर दो, बेहतर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी के हिसाब से क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या किस पेपर में इंपॉर्टेंस है, मैंने इसमें लिख दिया है। निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि विश्व गुरु आख्यान और प्रशासनिक यथार्थ के बीच में हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। हम विश्व गुरु थे, अभी हमें इस दिशा में काम करना है ना। हमारा इतिहास बड़ा गौरव वाला रहा है, ठीक है, उसी को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें उसी दिशा में उसी प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। जबरदस्ती जल्दी में प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। सांस्कृतिक गौरव, प्रशासनिक यथार्थ और जो एक उसके बीच का सामंजस्य होता है, उस पर देश को ध्यान रखना होगा। जब तक रेलवे सिग्नलिंग और साइबर ग्रिड पूरी तरीके से स्वचालित नहीं हो जाते, तब तक दूसरा समय क्षेत्र यानी कि जो आईएसटी सेकंड की बात की जा रही है, वो जोखिम से भरा है। तात्कालिक समाधान के रूप में घड़ियां बदले बिना उत्तर पूर्व में, मैंने बताया कि कार्यालय के समय को आप एडजस्ट कर लो, बेस्ट सॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, इस विषय पे आपकी राय क्या है, मुझे बताते चलिएगा। चलिए एक चीज बताता चलूं कि अचीवर्स कार्निवाल सेल्स स्टडी आईक्यू में शुरू हो चुकी है ना, तो अगले कुछ दिन ये चलेगी। लोएस्ट प्राइसेस एवर, आप देख सकते हैं जो हमारे जितने भी बैचेस हैं, चाहे यूपीएससी का जो निर्माण बैच हो, प्रतिज्ञा बैच हो, हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं तो हिंदी साहित्य का जो ऑप्शनल का कोर्स है, ठीक है, ऑप्शनल जो हिंदी है, ठीक है, इन सब में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपको बस यूज करना है कौन सा कोड, विकास टाइप कोड। तो यहाँ से बैचेस की शुरुआत है और मेरा कोड फ्लैश भी कर रहा होगा, इसके कोड का प्रयोग कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बाकी ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे प्राप्त होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं। इस विषय पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, कितना फायदा होगा कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।